Hi, good morning. So, first of all, a brief introduction. So, I am Sparsh Jain. I will be taking today's lecture. Indian Contract Act को हम discuss करने वाले हैं. Though we will not be able to complete the entire subject क्योंकि contract section 1 से 75 हमें फिलहाल cover करने हैं. उसके बाद next stage में हम बाकी के provisions discuss करेंगे. This is a master class, which means बहुत detail में चीज़ें नहीं होंगी. I'll be explaining you the concepts involved, सेक्शन रीडिंग्स, यही सेम सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका फाउंडेशन क्लासेस में डिटेल में होगा. ठीक है. सो टुडे इज अ मास्टर क्लास, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं. कैसे आया, क्या इसमें दे रखा है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है. बहुत सारे छोटे छोटे से प्रोविजंस है. सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है. ठीक है. सो इन सबको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज फैन बंद कर देंगे वहां से. ओके. Indian Contract Act 1872. So the first question arises. 1872 में जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ करते थे सोसाइटी में? अगर हाँ, तो व्हाट वाज द लॉ दैट वाज एप्लीकेबल प्रायर टू द पासिंग ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन मेरा. सो इस डेट से पहले कौन सा लॉ एप्लीकेबल था? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होते भी थे? इसलिए इसको समझने से पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? When two persons A and B comes together and creates an agreement, a legal enforceable agreement, that is actually called as contract. है? आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि X कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मे बी Y कंपनी. क्या कभी आप लोगों ने कभी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करा है? कैसे? करेक्ट. सी, कॉन्ट्रैक्ट के बिना हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होना इम्पॉसिबल है. आप लोग जो क्लास में बैठे हो, जो ये क्लास चल रही है, हर चीज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है. फॉर इंस्टेंस, जब सुबह उठे होंगे, मे बी आपने कोई मेट्रो बोर्ड करी होगी, तो मेट्रो जब ली तो टिकट ली होगी, या आपका कार्ड होगा, मेट्रो कार्ड होगा, या मे बी गाड़ी ऐसे आए हो तो मे बी पेट्रोल डलवाया होगा, मे बी हो सकता है टोल क्रॉस कराओ, या मे बी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कराओ. तो ये सब क्या है? ये सब कॉन्ट्रैक्ट ही तो होते हैं. दीज आर जस्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है बाय कंडक्ट. इट इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोजिटली जब मैं यहाँ सेंटर पे आया, तो मैंने रास्ते में कार रोक के पेट्रोल डलवाया. अब उसके लिए मैंने क्या बोला पेट्रोल पंप को? मैंने गाड़ी खड़ी करी, अपना पेट्रोल टैंक ओपन कर दिया, उसने आकर के फिल कर दिया. उसने ये कोई ना पूछा क्या आप इसके अंदर पेट्रोल डलवाना चाहते हो? ऑब्वियसली यार, तभी तो खड़ी करी है ना. ना तो उसने मेरे से पूछा, ना मैंने उसको बोला. मैंने कहा भाई इसमें जो भी है इसके अंदर मे बी टैंक फुल कर दे. तो उसने फुल कर दिया, बस. उसके बाद मैंने पेमेंट कर दी. तो ये कि मैंने वहां पे अपनी कार पार्क करी और वहां पे अपना फ्यूल टैंक ओपन करा, पेट्रोल टैंक ओपन करा, फ्यूल टैंक ओपन करा, और उसने उसके अंदर जो फिल करा, मैंने टैंक ओपन करा, दैट वाज द प्रपोजल. उसने फिल करा, दैट वाज हिज एक्सेप्टेंस. एंड देन उस प्रपोजल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे हमारा एक एग्रीमेंट बना, जिसके अंदर मैंने जो भी अमाउंट था एज कंसिडरेशन पे करा. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. Formal contract, and this is also a formal contract. This is also a commercial contract. Indian Contract Act deals only with the commercial contracts. Social contract, domestic contract से ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को कोई लेना देना नहीं है, जो हम डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं. इसको भी और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम ये समझ रहे हैं कि हर दिन, पूरे दिन हम पता नहीं कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. मे बी कोई वॉशरमैन आया, आपके कपड़े लेके गया, वॉश करके आपको ला के दिया, या मे बी आयरन करके आपको दिए. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट between you and that washerman.
उनके बीच में तो हमारे बीच में एक इस तरीके का भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हर चीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है. वी कैन नॉट इवन इमेजिन आवर लाइफ विदाउट कॉन्ट्रैक्ट. इट इज टोटली इम्पॉसिबल. देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक आदमी दूसरे को प्रपोजल देगा एंड दूसरा उसको एक्सेप्टेंस देगा. एज सुन एज द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, इससे एक हमारा प्रॉमिस बन जाएगा. सो द प्रपोजल विल बिकम अ प्रॉमिस एंड every promise, this is what is called an agreement. Every promise is an agreement. So this is broadly the procedure for creating an agreement. Contract कैसे बनता है, देखो फिर से समझते हैं. Proposal when accepted becomes promise. And this complete transaction is what is called as an agreement. Now, the agreement which is enforceable by law is called as contract. सबसे पहले एक प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट होता है, ये प्रॉमिस एक एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है और ये एग्रीमेंट फिर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है. जब एक आदमी दूसरे को प्रपोजल दे रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है. एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है रूल, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. अगर ये एग्रीमेंट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट के साथ अगर इन्फोर्सेबल होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा. पर कॉन्ट्रैक्ट सबके सब एग्रीमेंट्स होते हैं. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है और एग्रीमेंट के लिए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है. राइट? अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है, बैरक में आते हैं. प्रपोजल पढ़ते हैं सेक्शन 2A. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, जब एक आदमी दूसरे को अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, विलिंगनेस किस चीज की, कुछ करने या कुछ नहीं करने की. विलिंगनेस when one person signifies to another his willingness to do is something positive, or to abstain मतलब something negative from doing anything, कुछ भी करने के लिए. और पर्पस क्या था उसके पीछे, क्यों वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट. विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, सामने वाले की एसेंट लेने के लिए उसको सिग्निफाई किया गया है. ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. ये बना प्रपोजल. प्रपोजल क्या होता है? जब एक आदमी दूसरे को अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहा है. सिग्निफाई का क्या मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ना एक एक वर्ड का कुछ कुछ मतलब है. जो भी ये इंग्लिश लॉज है ना, इंग्लिश लॉ है ना, हर वर्ड के अंदर उसमें कुछ मतलब छुपा रखा है. हर वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट, हमें बेसिकली इंटरप्रिटेशन समझनी है. यहाँ पे सिग्निफाइज का क्या मतलब है? सिग्निफाइज मीन्स कम्युनिकेशन. जब एक आदमी दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है क्या, अपनी विलिंगनेस. So basically for proposal, communication of proposal is must. Communication of proposal, जब मैं आपको कुछ कम्युनिकेट करूंगा, आपको बताऊंगा, तभी तो मेरा प्रपोजल आपको समझ में आएगा. जब बताऊंगा नहीं, अपने मन में सोच रहा हूं, तो कैसे हो जाएगा? आप क्या एक्सेप्टेंस कर पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे. आपको पता ही नहीं है मैं चाहता क्या हूं. राइट? सो प्रपोजल के लिए सिग्निफिकेशन मतलब कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. टू अनदर, अनदर कौन हो सकता है? इट कैन बी एनी वन पर्सन,
और इट कैन बी द एंटायर वर्ल्ड। अनदर में तो कुछ भी हो सकता है, अनदर कैन बी सम स्पेसिफिक पर्सन, सम क्लास ऑफ पर्सन, प्लीज नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक पर्सन कोई क्लास हो सकती है, या पूरे वर्ल्ड के लिए प्रपोजल दिया जा सकता है। क्या मेरा ये पेन कोई खरीदेगा? कोई खरीदेगा, मतलब द प्रपोजल इज गिवन टू द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। एंड दूसरा, क्या आप में से कोई खरीदेगा? दिस प्रपोजल इज गिवन टू अ क्लास। आप में से मतलब यहां पे जो जुडिशियरी गोल्ड के स्टूडेंट्स है, क्या आप में से कोई खरीदेगा? दिस इज प्रपोजल टू अ क्लास। क्या एक्स आप खरीदोगे इस पेन को? दिस इज अ प्रपोजल गिवन ओनली टू अ स्पेसिफिक पर्सन। Therefore, as per the Indian Contract Act, as per the rules of Indian contract, proposal can be given to a particular person or even to the entire world, ठीक है। और उसमें क्या है? विलिंगनेस। प्रपोजल में क्या होती है? विलिंगनेस टू डू, कुछ मैं करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। और क्यों मैं ऐसा, क्यों विलिंगनेस, क्यों मेरी विलिंगनेस क्यों आ रही है? जैसे कि पर्पस क्या अल्टीमेटली इस प्रपोजल के पीछे? ऑब्टेनिंग द एसेंट, मुझे एसेंट लेनी है, आपकी एसेंट लेनी है। नाउ इसको ऐसे समझते हैं, कंसेंट क्या होती है एंड एसेंट क्या होता है? हाँ, ओके, एसेंट ओके, एग्रीइंग टू समथिंग। सी, बहुत सिंपल सी बात है। इंडिविजुअली अ पर्सन कैन ओनली गिव हिज एसेंट, बट व्हेन टू एसेंट्स comes together on the same thing in the same sense, that automatically is called as consent. समझ में आया? आपने कहा क्या सर आज आप पढ़ाओगे? मैंने कहा हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपकी एसेंट है पढ़ने में, मेरी भी एसेंट है पढ़ाने में, हम दोनों की एसेंट है। अल्टीमेटली क्या बन गई? दोनों की एसेंट। टू एसेंट्स, एसेंट प्लस एसेंट इज इक्वल टू कंसेंट। इसका मतलब इंडिविजुअली नोबडी कैन गिव कंसेंट। कंसेंट वर्ड को यूज करना वो गलत होता है, टेक्निकली वो गलत है। हमें एसेंट वर्ड यूज करना है। मैं अपनी एसेंट दे सकता हूं, आप भी अपनी एसेंट दे सकते हो, पर इस एसेंट को हम कंफ्यूज करके इसको सिनोनिम की तरह यूज करके कंसेंट वर्ड यूज कर देते हैं, पर होता नहीं है। समझ में आ गया एसेंट एंड कंसेंट में फर्क? इसीलिए यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent। सामने वाले की एसेंट लेनी है किस चीज पे? जो मैं करना चाहता हूं, विलिंगनेस, माई विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। जब मैं कुछ करना चाहता हूं और सामने वाला उस करना चाहता हूं नहीं करना चाहता, उसके मैं सामने वाले से उस काम के लिए उसकी एसेंट ले रहा हूं। समझ में आ गया? तो दैट इज, जब मैं वो करना चाहता हूं, वो भी अपनी एसेंट दे देगा, तो हम दोनों की एक तरीके से एसेंट्स हो गई। क्या बन गई वो? कंसेंट, राइट। सो एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, उसको बोलेंगे प्रपोजल। काम करते हैं, सेक्शन 9 पढ़ते हैं। In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express। कॉन्ट्रैक्ट अब दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एक्सप्रेस या तो इंप्लाइड। मैंने आपको बताया क्या ये आप पेन खरीदोगे? एक्सप्रेस, आपने कहा हाँ खरीदूंगा। दिस इज अगेन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस प्रपोजल, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, एंड दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इंप्लाइड, मैंने अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी करी, पेट्रोल टैंक अपना मैंने ओपन कर दिया, उसने फिल कर दिया, दिस इज व्हाट? इंप्लाइड। ना तो मैंने कहा कि आप मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरोगे, ना उसने कहा कि मैं आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरूं। ये तो इंप्लाइड हुआ हमारे कंडक्ट के थ्रू। सपोज बस आई, आप स्टॉप पे खड़े हो, आपको पता है यार ये बस है जिससे मेरे को आगे जाना है, आपने बोर्ड कर ली,
क्या वहां पे कंडक्टर ने पूछा क्या आप यहाँ पे जाना चाहोगे, या आपने पूछा क्या आप मुझे वहां पे ड्रॉप कर दोगे? नहीं ना, ये तो इंप्लाइड था सब कुछ। आप गए, आपने उसको टिकट के जो भी पैसे हैं वो दिए, उसने आपको टिकट दी, एंड दिस इज एवरीथिंग इज इंप्लाइड हियर। देयरफॉर सेक्शन 9 सेज एक्सप्रेस भी हो सकता है इन सो फार एज सच प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज मेड, अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रॉमिस सेड टू बी इंप्लाइड, तो वो बन जाता है इंप्लाइड। अब देखो ये हो गया प्रपोजल। प्रपोजल तो समझ में आ गया, जब एक आदमी दूसरे को कुछ करने के लिए सिग्निफाई कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, किस लिए, पर्पस क्या है उसके पीछे, उसकी एक्सेप्टेंस, एसेंट लेना, एक्सेप्टेंस लेना। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है टू बी में? टू बी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू बी पार्ट 1, टू बी पार्ट 2। टू बी पार्ट 1 क्या कहता है? व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, जब जिसको प्रपोजल दिया था उसने अपनी एसेंट दे दी, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मैंने आपको प्रपोजल दिया, पर्पस क्या था? आप मुझे एसेंट दो, और आपने एक्चुअल में मुझे अपनी एसेंट दे दी उस चीज के लिए, तो क्या बन गया? ये आपकी बन गई एक्सेप्टेंस, और अल्टीमेटली बन जाएगा प्रॉमिस। ठीक है, बट यहां पर इंपॉर्टेंट ये है जो हमें यहां पे मार्क करना है, टू whom द प्रपोजल इज मेड। टू whom द प्रपोजल इज मेड, इसका क्या मतलब है? एक्सेप्टेंस कैन बी डन ओनली बाय दैट पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड। इफ द प्रपोजल इज गिवन टू A, then only A can accept, not the B. B cannot accept. If the proposal is given to the entire world, acceptance can be done anybody in the world. But if it is given to any specific person, then it can be accepted only by that specific person. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर मेंस में बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ केस लॉज भी हैं इसके ऊपर, बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारी एक्सेप्टेंस। अच्छा, दूसरी बात यहां पर भी देखो क्या लिखा है, सिग्निफाइज। क्या होता है सिग्निफाइज का मतलब? भी बताया मैंने, कम्युनिकेशन। मतलब एक्सेप्टेंस मन में रखी तो नहीं चलेगा। भाई बताओ तो सही सामने वाले को, हाँ भाई आपका प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तभी तो वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा, जैसी प्रपोजल एक्सेप्ट होगा और वो कम्युनिकेट होगा, तभी वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। फॉर अ प्रॉपर वैलिड एक्सेप्टेंस द एसेंट हैज टू बी सिग्निफाइड, कम्युनिकेटेड। अपनी एसेंट को सिग्निफाई करना जरूरी है, एक्सेप्शन है इसके अंदर। बताऊं क्या? बाद में वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर बता देता हूं यहीं पर ही। मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्टेंस करी, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप एक्सेप्टेंस कर चुके हो। ठीक है, कम्युनिकेशन होनी जरूरी है, क्योंकि देखो प्रपोजल मैंने आपको अगर सिग्निफाई नहीं करा, कम्युनिकेट नहीं करा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने नहीं बताया, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर मैंने अगर आपको प्रपोजल बताया और आप अगर एक्सेप्टेंस, मेंटल एक्सेप्टेंस कर लोगे, अपने दिमाग में आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने कभी सिग्निफाई नहीं करा, मुझे बताया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं होगा ना दैट आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में एक लीगल बाइंडिंग रिलेशन क्रिएट हो चुका है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं होगा। इसीलिए यहां पे रूल बनाया कि भाई देखो कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? अब इसकी एक्सेप्शन क्या है? इफ द प्रपोजल इज गिवन टू द एंटायर वर्ल्ड, एंड उस प्रपोजल में लिखा है कि आपको अगर एक्सेप्टेंस करना है, दैट देन यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन कंडीशंस। परफॉर्मेंस ऑफ दोज कंडीशन विदाउट द एक्सप्रेस एसेंट, विदाउट द एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस विल ऑटोमेटिकली अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। समझ में आया? जब प्रपोजल दिया पूरे वर्ल्ड को, उस प्रपोजल में क्या है, उसको एक्सेप्टेंस करने के लिए कुछ कंडीशंस परफॉर्म करनी है, वो कंडीशंस परफॉर्म हो गई, माना जाएगा एक्सेप्टेंस हो गई है। इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, कैरलिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, जिसको अगेन बाद में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। बट अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को प्रपोजल दिया जाता है, तो फिर उस केस में एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे अब इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको समझते हैं। एक
आदमी ने मुझे, मे बी एक स्टूडेंट ने, या स्टूडेंट छोड़ दो, मेरी सपोजिटली कोई कंपनी है, मे बी मैं ये पेन बनाता हूँ, ठीक है। एक कस्टमर ने मुझे ईमेल किया कि सर आई वांट टू बाय 5000 पीसेज ऑफ दिस पेन, ठीक है। मैंने अपने मैनेजर को कहा यार ये मेल आया है मेरे पास, इसका आप ये रिप्लाई कर देना, एक्सेप्ट कर लेना, इस मेल को रिप्लाई कर देना दैट ओके फाइन वी आर एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल एंड वी विल गिव यू दीज पेन फॉर रुपीज सो एंड सो, जैसे आपने मेरे प्रपोजल में लिखा है, हम एज इट इज इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये बात मैंने अपने मैनेजर को बोली, पर मैंने बोला यार एक काम करना, लेकिन अभी ना उसको भेजना मत, अब टाइप कर लो, रेडी कर लो, बना लो, भेज मैं दूंगा अपने मेल से, ठीक है। अब हुआ ये, उसने टाइप करके मुझे भेज दिया, मैंने अभी तक आगे सेंड नहीं करा है, मेरे को टाइम नहीं मिला। ये नहीं मैं करना नहीं चाहता, मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने अभी तक भेजा नहीं है। अब जो वो डेट ऑफ डिलीवरी थी वो आ गई। उसने कहा कि सर वो 2 पेन, मैंने कहा सर मेरे को तो ध्यान नहीं है, मेरे पास है ही नहीं पेन। द क्वेश्चन अराइजेस वेदर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, वेदर आई हैव कमिटेड एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। They have filed the case against me that you have committed breach of contract, you have not delivered the pen on time, therefore you are liable to pay the compensation. So am I bound to pay the compensation in this case? मेरे मैनेजर विटनेस बॉक्स में खड़े होकर के बोलता है कि सर ने कहा था कि एक्सेप्टेंस करनी है, और मैंने एक्सेप्टेंस लेटर सर को भेज भी दिया था, पर अभी तक सर ने भेजा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं भेजा, मेरे को तो कह रहे थे कि हाँ एक्सेप्टेंस करेंगे इसको। मैनेजर आकर के क्या बोल रहा है कि मेरे दिमाग में ये था कि एक्सेप्टेंस करनी है, और वो मेरा ही मैनेजर है, प्लिंटिव के फेवर में एविडेंस दे रहा है, सच बोल रहा है। बताओ क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? आई हैव नॉट येट कम्युनिकेटेड माई एक्सेप्टेंस, इसीलिए यहां पे बना है सिग्निफाई। ये दिस इज जस्ट अ मेंटल एक्सेप्टेंस। मैंने अपने मैनेजर या अपने एजेंट को अगर कुछ बोला, उसने अभी तक उसके ऊपर एक्शन तो लिया ही नहीं, अभी तक हमने कम्युनिकेट तो कुछ किया ही नहीं है, and therefore this is not an acceptance, and hence जब acceptance ही नहीं, प्रॉमिस नहीं बना, जब प्रॉमिस नहीं तो एग्रीमेंट नहीं बना, जब एग्रीमेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। समझ में आया सिग्निफाई का वर्ड का मतलब? ओके, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2B का पार्ट 1 डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस को, 2B का पार्ट 2 डिफाइन करता है प्रॉमिस को। A proposal when accepted becomes a promise. एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पे। A proposal when accepted becomes a promise. जब proposal accept होता है तो वो बनता है promise। हम इसमें वापस आते हैं अपने। A proposal when accepted becomes a promise. प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है बिकम्स अ प्रॉमिस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट, ये क्या हो, अब बंद कर रहा था क्या? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ वो प्रॉमिस बन गया। इस और एवरी प्रॉमिस, एक काम करते हैं ना, अगला भी देखते हैं, 2E देखते हैं, साथ साथ खत्म होगा वो भी। सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस, इसको छोड़ दे, सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस फॉर इज एन एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। हर प्रॉमिस एक एग्रीमेंट होता है। समझ में आ गया जो बोल रहा हूं? हर प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है। मतलब ये वापस आते हैं, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हुआ बना प्रॉमिस, और हर प्रॉमिस क्या होता है भाई? एग्रीमेंट। So can we say that promise is equal to agreement? क्या ये कहना ठीक है कि हर प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है? ये तो लिखा है सेक्शन 2 क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। नो, वो तो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है ना। क्या? कम्युनिकेशन ऑफ और व्हाट? प्रपोजल एक्सेप्टेंस। वो तो प्रपोजल एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट है। जब प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो गया, जब प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो बना प्रॉमिस।
और प्रॉमिस एक एग्रीमेंट होता है सेक्शन 2E के हिसाब से, है ना। 2E के हिसाब से प्रॉमिस एक एग्रीमेंट होता है। तो अगर हर प्रॉमिस एक एग्रीमेंट होता है तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो रहा है तो बन रहा है पहले प्रॉमिस, फिर बन रहा है एग्रीमेंट। क्यों नहीं हम ये स्टेप ही हटा दें यहां से, सीधा ये लिखते सेक्शन 2B पार्ट 2 के अंदर हम ये लिखते अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट। हमें सेक्शन 2B पार्ट 2 की कोई जरूरत ही नहीं थी फिर तो, या फिर हमें सेक्शन 2E की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अननेसेसरली, आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट अब आगे जाकर के क्या बनेगा, जब वो एनफोर्सेबल होगा तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले प्रपोजल एक्सेप्टेंस बना प्रॉमिस, फिर एग्रीमेंट और फिर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 3 स्टेजेस हो गई, प्रपोजल, एग्रीमेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट। स्टेज नंबर 3 पे जाके बन रहा है। और हर प्रॉमिस एग्रीमेंट अगर है तो फिर तो प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। यही तो मतलब है, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट मींस व्हाट, प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अगर ऐसा है तो प्रॉमिस वाली स्टेज को अगर हम हटा देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट और जल्दी बन जाएगा। फिर तो क्या होगा, प्रपोजल जैसे एक्सेप्ट हुआ बना एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्टेज 2 पे ही बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात आई समझ में जो बोल रहा हूं? तो क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या हमारी इंटरप्रिटेशन गलत है? लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सब ऊपर से चला गया। कंसिडरेशन तो यहां पे आ जाएगा ना इनफोर्सेबल वाले में। ये तो रिक्वायरमेंट आएगी ना, एग्रीमेंट होना चाहिए, एनफोर्सेबल होना चाहिए, मे बी कंसिडरेशन होनी चाहिए, फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वो तो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है। अभी आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अभी तो हम इस पे बात कर रहे हैं, क्या ये अगर हर प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है तो हम अननेसेसरली एक स्टेज क्यों ऐड कर रहे हैं? हम प्रॉमिस लिख ही क्यों रहे हैं? हम सीधा एग्रीमेंट क्यों नहीं लिख देते? Proposal when accepted becomes an agreement. Agreement which is enforceable by law, having consideration, etc., is a contract. Let me put it in simple words. Is there a difference between promise or agreement or not? If there is no difference, then there is some legislative error in this particular portion. फिर तो legislature से कुछ गलती हुई है, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो। क्योंकि फिर उस केस में प्रॉमिस बना करके उन्होंने गलती करी है, इसको सीधा एग्रीमेंट बनाना चाहिए था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राफ्टेड लॉज। एविडेंस एक्ट 1872 का अब तो नया आ गया, अदरवाइज वो और आज भी जो नया भी आया है BSS, भारतीय साक्ष्य क्या BS क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, ये भी इंडियन एविडेंस एक्ट वाला ही है पूरा का पूरा। मतलब एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, कुछ कुछ प्रोविजंस में पर कंबाइन करें प्रोविजंस को। पॉइंट ये है कि इतने अच्छे लॉज होते हुए अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, और पहली गलती निकाल लेंगे क्या? कुछ गलती हम कर रहे हैं। यहां पे जो लिखा है ना, एक्चुअली ये जो लैंग्वेज यूज हुई है ना सेक्शन 2E के अंदर, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, उसकी इंटरप्रिटेशन में हम गलती कर रहे हैं। इसको वर्बेटिम हमें नहीं लेना है, प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। नो, प्रॉमिस इज नॉट इक्वल टू एग्रीमेंट। ठीक, इसको समझो, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर, सेक्शन 2 में देखो, 2B का पार्ट 2, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, मैंने क्या बोला था, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, विच मींस प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो रहा है तो प्रॉमिस बन रहा है, और कोई एक ही चीज है जो प्रॉमिस बन रही है, S और E लगाए रखा है, मतलब कुछ सिंगुलर में है, वही जाकर के प्रॉमिस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो क्या कहना चाहते हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, है ना। क्या लिखा है 2B पार्ट 2 में, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड becomes a promise. Proposal when accepted becomes a promise. It is not proposal plus acceptance is equal to promise. Becomes है ना, एक ही चीज है ना कोई प्रॉमिस, तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा तो प्रपोजल बनेगा प्रॉमिस। और फिर लिखा है 2E के अंदर,
एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, हर प्रॉमिस एग्रीमेंट है, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। एक्चुअल में इसका मतलब यह है वो जो पूरी ट्रांजैक्शन हुई जहां पे प्रॉमिस बना, उस ट्रांजैक्शन को एग्रीमेंट बोलते हैं। दैट मींस दिस एंटायर ट्रांजैक्शन इज व्हाट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। टू पुट इट मोर सिंपल, प्रॉमिस के अंदर सिर्फ प्रपोजल पार्ट है। सपोज ये प्रपोजल है और ये एक्सेप्टेंस है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये है प्रॉमिस, पर ये कंप्लीट सारा का सारा क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक्चुअल में एक ट्रांजैक्शन है पूरी की पूरी जहां पे प्रॉमिस क्रिएट हुआ, और प्रपोजल सिर्फ प्रॉमिस सिर्फ प्रपोजल है। प्रॉमिस के लिए एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, पर एक्सेप्टेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड बट एक्सेप्टेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉमिस। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। प्रॉमिस एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट एक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है, जबकि प्रॉमिस सिर्फ प्रपोजल होता है। इसको अगर एग्जांपल से समझाता हूं, हटाओ ये सब। देखो, ए ने बोला बी विल यू, या इसको ऐसे लेते हैं, विल यू बाय माय मोबाइल फॉर ₹50,000। क्या तू 50,000 में मेरा मोबाइल खरीदेगा? ठीक है। बी ने बोला यस आई विल बाय। ये क्या था? प्रपोजल, और ये एक्सेप्टेंस। ये प्रपोजल था, ये एक्सेप्टेंस है ना। प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, सेक्शन 2B पार्ट 2 लगा देंगे। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो ये प्रपोजल क्या बन गया? इसका क्या मतलब है? ये जो लैंग्वेज है ना, ये पूरी की पूरी अब चेंज हो चुकी है। वो कैसे हो गई? आई प्रॉमिस टू गिव यू माय मोबाइल फॉर ₹50,000। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था अब असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, फुल स्टॉप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। पहले प्रपोजल था, क्या तू खरीदेगा? और जैसे ही उस बंदे ने एक्सेप्ट करा, तो वो प्रपोजल मेरा क्या बन गया? प्रॉमिस, कि मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं अपना ये सामान देने के लिए। अब ये जो सारा प्रोसेस हुआ, एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दी, प्रपोजल बन गया प्रॉमिस, इस पूरी ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। When section 2E says every promise is an agreement, this actually means that the entire transaction wherein the proposal is actually converted into an agreement, wherein the proposal is actually converted into promise, is this complete transaction is what is called as agreement. समझ में आ गया क्या कहना क्या चाहता है? डिफरेंस समझ में आया? प्रॉमिस और एग्रीमेंट में क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। अगर फर्क होता ही नहीं तो फिर अननेसेसरली प्रॉमिस को डिफाइन कर रहा है, फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब आगे समझो। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? अब एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? देखो, an agreement, I am reading 2H, an agreement enforceable by law is a contract. An agreement which is enforceable by law is a contract. तो वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एनफोर्सेबल? दिस इज देयर इन सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर देयर आर 5 रिक्वायरमेंट्स जिससे कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 आर फुलफिल्ड। अब वो क्या क्या है? सबसे पहला,
सबसे पहले क्या होता है, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, देन फ्री कंसेंट होनी चाहिए, एंड लास्टली नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय, नॉट डिक्लेयर्ड void, सॉरी, नॉट डिक्लेयर्ड void, कहीं पर भी वो चीज को void डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। When these 5 requirements are fulfilled, वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? जैसी वो 5 रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या? सबसे पहले कॉम्पिटेंट पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड फ्री कंसेंट, थर्ड लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड लास्टली दिस एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ, बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। इस लॉ के अंदर, आईसीए के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ हो गया तो ये बन गया एनफोर्सेबल। पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना भी? अभी नहीं बना, अभी भी कुछ होना बाकी है। इवन दो सेक्शन 2H says, 2H which defines contract, that says agreement which is enforceable by law is contract, पर 2H में भी कुछ चीजें मिसिंग है। क्या? कंसिडरेशन होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, यहां पे लिखा है लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, यहां लिख तो दिया ये चीज, क्या हमें यहां पे भी लिखना चाहिए क्या? मेरा पॉइंट आया समझ, जो बोला मैंने? एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। एनफोर्सेबल के लिए रिक्वायरमेंट क्या? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, है ना। लॉफुल कंसिडरेशन लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखें क्या फिर से? फिर तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फिर क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ? अभी तो बोला आपने कंसिडरेशन होनी चाहिए। एग्रीमेंट में नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सेक्शन 10 कहता है एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर तो ये चीजें होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर ये चीजें एग्रीमेंट में होंगी तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब ये एग्रीमेंट के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स है। ठीक, एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन नहीं है, या छोड़ो कॉम्पिटेंट पार्टीज नहीं है उस एग्रीमेंट में, तो एग्रीमेंट तो है वो, पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? अभी बताया मैंने, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, दैट्स इट। मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्या आप एक्स को मारोगे? मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, दिस इज प्रपोजल, आपने कहा मारूंगा, दिस इज एक्सेप्टेंस, दिस इज एन एग्रीमेंट। इवन दो ऑब्जेक्ट यहां पे अनलॉफुल है, पर एग्रीमेंट तो है ये, दिस नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज एन एग्रीमेंट। फर्क आ रहा आपको? बात मेरी समझ में आ रही है? मतलब एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ प्रपोजल एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर कुछ और रिक्वायरमेंट चाहिए कि वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। वो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें पार्टीज कॉम्पिटेंट है, जिसमें फ्री कंसेंट है, जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, वो कहीं पे वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं है, ऐसा होना चाहिए। क्लियर? तो अब ये बताओ कंसिडरेशन यहां लिखें या नहीं लिखें? अब ध्यान से समझो जो मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में नोट बनाना। कंसिडरेशन होनी चाहिए, दिस इज देयर इन सेक्शन 25, नॉट इन सेक्शन 10। कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, दिस इज देयर इन सेक्शन 10। सेक्शन 10 only says the consideration must be lawful, but consideration is must, is required. This is not mentioned in section 10. This is there in section 25. कंसिडरेशन होती क्या है? दिस इज सेक्शन 2D में डिफाइंड है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन लॉफुल कब होती है? दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 23। समझ में आया जो बोल रहा हूं मैं? फिर से बोल रहा हूं, कंसिडरेशन इज मस्ट, सेक्शन 25। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, सेक्शन 10। व्हाट कंसिडरेशन इज लॉफुल? सेक्शन 23। व्हाट इज कंसिडरेशन? सेक्शन 2D। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, चारों क्वेश्चन
बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हाँ भाई कंसिडरेशन के अंदर कंसिडरेशन जरूरी है, ये सेक्शन 10 कहीं नहीं कहता। वो कह रहा है कि भाई देखो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, दिस डज नॉट मीन कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। वो दे रखा है 25 के अंदर। अगर कंसिडरेशन नहीं है द एग्रीमेंट इज वॉइड। कहां दे रखा है? सेक्शन 25 में दे रखा है ये। If there is no consideration, the agreement is void. Section 25. If there is a consideration, but that is unlawful consideration, then the agreement is void. This is there in section 23. समझिए कॉन्सिक्वेंसेस भी कहां कहां पे है, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एनफोर्सेबल, सेकंड इज कंसिडरेशन, एंड लास्ट एक और रिक्वायरमेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशन होनी चाहिए। Intention to enter into the legal clutches, intention to enter into a commercial agreement, intention to create a binding legal relation. If there is no intention, then the agreement is क्या? Agreement is not a contract. That is merely a domestic agreement or a social agreement. Husband ने वाइफ को प्रॉमिस किया, भाई देखो ऐसा है, आज मैं आपको शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा, नहीं गया, वाइफ ने केस फाइल कर दिया अगले दिन कि तूने मेरे को प्रॉमिस किया था, लेके नहीं गया शॉपिंग पे। अब बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? जी, देयर इज अ प्रपोजल, एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। देयर इज अ प्रपोजल, ध्यान से देखो अब इस एग्रीमेंट के अंदर जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है? देयर इज अ प्रपोजल, देयर इज एन एक्सेप्टेंस, देन पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन में भी ऐसे समझ लो कि भाई तू खाना बना के रखे, अच्छा खाना बनाइयो, आज तेरे को शाम को फिर मैं शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा। सो देयर इज अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी है, सी प्रपोजल भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कॉम्पिटेंट भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, नॉट वॉइड कंसिडरेशन भी है। दैट मीन्स एनफोर्सेबल है, एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल है, कंसिडरेशन है। पर आप सोचो, आप अगर उस हस्बैंड की तरफ की जगह पे अगर आप होते, आपके क्या दिमाग में वो ये होता कि यार आज अगर मैं इसको शॉपिंग पे नहीं लेके गया, या इसने अच्छा खाना नहीं बनाया, तो मैं कल इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा, या वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर देगी। कभी होगा ऐसा? इम्पॉसिबल। दूसरी साइड एक और एग्जाम्पल लो, जो मैं आपको वो दे रहा था। सपोज आपने मेरे को कहा कि सर ये मेरे को 5000 पेन चाहिए, मैं कहा ठीक है दूंगा। क्या इस टाइम आपके दिमाग में होगा कि अगर नहीं दिए तो चल कोई नहीं, से कॉम्पनसेशन ले लूंगा? या मेरे दिमाग में होगा अगर इसने पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, कोर्ट तो ही होगा ना, बिकॉज देयर इज एन इंटेंशन टू एंटर इनटू द लीगल रिलेशन। इसलिए बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर, जहां पे कोर्ट ने बोला भाई देखो ये सारी चीजें तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंटेंशन टू एंटर इनटू द लीगल रिलेशन। And this intention actually creates a difference between commercial agreements and domestic agreements. ये intention ही है जो domestic agreements को अलग कर देता है और commercial agreements को अलग कर देता है। Domestic agreements is not covered by the Indian Contract Act. Indian Contract Act क्योंकि अब इसके पीछे लॉजिक है ना, अगर सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स को अगर हम कोर्ट में लेके जाएंगे तो कोई रिलेशन ही नहीं बचेंगे, हर रोज केस फाइल होंगे आपस में रिलेशंस में, डिस्पाइट द फैक्ट कि नोबडी वांटेड टू एंटर इनटू द लीगल रिलेशन अर्लियर। इसलिए दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कवर द डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। समझ में आ गया आपको? इंटेंशन के बारे में समझ में आ गया? रिक्वायरमेंट समझ गए? एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट बनने के लिए प्रपोजल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसी प्रपोजल एक्सेप्टेंस होगी, ये प्रपोजल ही बन जाएगा प्रॉमिस में, और ये बन जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है, जिसमें कंसिडरेशन है और जिसमें इंटेंशन है। जैसी ये तीन रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, सेक्शन 10, 25 एंड बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, बेर एक्ट में कहीं नहीं दे रखा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं दे रखा, इंटेंशन होनी चाहिए। बाद में इंटरप्रिटेशन से डेवलप हुआ है। अब इंडियन लॉज भी बहुत सारे हैं इसके ऊपर, इंडियन केसेस बहुत सारे हैं मतलब इसके ऊपर।
राइट। सो वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर कि जैसे ही ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। प्रपोजल क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होती है हमने डिस्कस कर लिया। प्रॉमिस क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? तो एग्रीमेंट इज एक्चुअली अ ट्रांजैक्शन wherein a proposal and acceptance is given, wherein the promise is created. बट प्रॉमिस और एग्रीमेंट में फर्क है। प्रॉमिस में सिर्फ प्रपोजल पार्ट है, एग्रीमेंट में प्रपोजल एंड प्रॉमिस दोनों ही उसके पार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या ये कहना ठीक है कि आज जो आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मे बी इफ यू आर अ जेजी स्टूडेंट, इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन जुडिशरी गोल्ड, क्या ये कहना ठीक है कि यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जुडिशरी गोल्ड? yes or no? Yes, there is a contract. So a student who has enrolled with the Judiciary Gold for the comprehensive batch, we can say supposedly that student, हम एक नाम कर लेते हैं A, is entered into a contract with Judiciary Gold. क्या ये कहना ठीक है? It is absolutely wrong. Why? Actually करेक्ट क्या होता है इसके अंदर? सेंटेंस करेक्ट होना क्या चाहिए? लीगली क्या करेक्ट है? A has entered into an agreement with Judiciary Gold. This is the correct sentence. A has entered into a contract with Judiciary Gold. दूसरा, A has entered into an agreement with Judiciary Gold. इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है? 1, 2। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है? देखो, पार्टीज इंडिविजुअली, चाहे वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो, कंपनी हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, पार्टीज इंडिविजुअली कैन ओनली एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एक प्रपोजल देगा, क्या यहां पे पढ़ेगा इतनी फीस है भाई, ये कोर्स स्ट्रक्चर है, ये डिलीवरेबल्स है, पूछेगा हाँ जी पढ़ूंगा, एक्सेप्टेंस। सो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस क्या बन गया? प्रॉमिस एंड देन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया। क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, कॉम्पिटेंट है पार्टीज, लॉफुल एग्रीमेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, फ्री कंसेंट है, कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, जुडिशरी गोल्ड आपको पढ़ाएगा, आप उसके बदले में फीस दोगे, इंटेंशन भी है, एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। यस, so yes, all the requirements of contract are fulfilled. yes or no? तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना ये। तो फिर तो ये कहना ठीक है ना, A has entered into a contract. yes or no? अभी भी नहीं। The correct sentence is this. Why? कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? तो कोर्ट डिसाइड करेगा, ना तो मैं ना तो आप। हम कह रहे हैं कि यहां पे सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, पर अल्टीमेटली स्टैंप कौन लगाएगा इसके ऊपर, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पार्टीज क्या कर सकती हैं? सिर्फ एग्रीमेंट बना सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है? ये लीगल रिक्वायरमेंट्स है ना भाई। एग्रीमेंट बना लिया, या तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही होंगी या तो नहीं हो रही होंगी, ये तो लीगल रिक्वायरमेंट्स है। तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है? लॉ बनाता है। पार्टीज क्या बनाती हैं? एग्रीमेंट। पार्टीज क्रिएट एग्रीमेंट, लॉ क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो लॉ फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और वो कब डिसाइड करेगा? इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। अगर पार्टीज में कभी कोई कल फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, कोर्ट में गए, कहा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये कॉम्पनसेशन चाहिए, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या ये एक्चुअल में सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होगा, वेदर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वेदर द डिफेंडेंट हैज कमिटेड अ ब्रीच और नॉट। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन।
आपको समझ में आ गई मेरी बात जो बोल रहा हूं? इसलिए क्या मैं और आप कभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। जो हम बहुत जगह पे पढ़ते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ में भी, इसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, बिल्कुल गलत लैंग्वेज है ये। इसने उसके साथ एग्रीमेंट किया, यही हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किया या नहीं किया, वी आर नोबडी टू टेल दिस। दिस इज द जॉब ऑफ द जुडिशरी. This will be decided by the judiciary, and that too in future if a dispute would arise. हम तो ये प्रिज्यूम करके चलेंगे हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, पर जुडिशरी फ्यूचर में डिसाइड करेगी कि क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। समझ में आ गया आपको सारा? ठीक है। सो ये ध्यान रखना, पेपर में मार्क्स कटेंगे, हाँ कॉलेज में तो नहीं कटेंगे, पर यहाँ ये लैंग्वेज अगर आपने चेंज कर दी, जुडिशरी एग्जाम में जरूर मार्क्स कटेंगे। रजिस्ट्रेशन तो पूरा ही कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वेदर अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट, दैट इज डेल्ट बाय द रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट। सो उसका यहाँ पे क्या लेना देना? कोई एग्रीमेंट है, उसको हमने रजिस्टर करा लिया तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट हम बोल देते हैं, हमारे बोलने से कोई ना कुछ हो जाएगा। सपोज आज हमने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छी बात है कॉन्ट्रैक्ट है। कल डिस्प्यूट अराइज हुआ, कोर्ट ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपकी बात सही हुई या उनकी? जुडिशरी की ना। तो अल्टीमेटली ये तो डिसीजन कोर्ट का ही हुआ ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? हम तो यही बोल सकते हैं सर ये एग्रीमेंट है, और हमारे हिसाब से रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, इसलिए हमारे हिसाब से तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी आप डिसाइड करोगे। तभी तो ये इश्यू अराइज होगा वेदर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस अराइज होता है, जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल होता है कोर्ट के अंदर, जो सीपीसी के अंदर इश्यूज क्रिएट होते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट। इश्यूज ऑफ फैक्ट में सबसे पहला इशू होता है वेदर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। सेकंड इशू होता है वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली ब्रीच्ड और नॉट। पहले तो डिसाइड करो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिर ये डिसाइड करो कि क्या ब्रीच हुआ है, फिर ये डिसाइड करो कि क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या जरूरी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉम्पनसेशन मिलेगा? यस और नो? इफ सपोजली देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इज इट नेसेसरी कि वहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पनसेशन मिलेगा ही मिलेगा? बताओ। नहीं, क्यों नहीं? बोलो भाई, जल्दी बताओ। कोर्ट की डिस्क्रिशन, क्या डिस्क्रिशन है, देगा या नहीं? What is compensation? What is exactly called? How can we define compensation? जब परफेक्ट, जब नुकसान हो रहा हो, अगर लॉस हुआ तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। कॉम्पनसेशन इज ग्रांटेड फॉर द लॉसेस कॉज टू अ पर्टिकुलर पार्टी ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नो लॉस, नो कॉम्पनसेशन। एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं आपको ये पेन दूंगा 500 रुपीज में, ऑन सच एंड सच डेट, जिस भी वो फिक्स करा था मैंने नहीं दिया, दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने वो पेन खरीदा अगेन मार्केट से 500 रुपए में, नुकसान हुआ कुछ नहीं ना? आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर दिया कि सर मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए। कोर्ट कहेगा ठीक है देते हैं भाई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, देंगे कॉम्पनसेशन। बताओ कितना लॉस हुआ? कितना लॉस हुआ? कोई लॉस ही नहीं। जब कोई लॉस ही नहीं है तो कॉम्पनसेशन कैसे मांगोगे? तो कॉम्पनसेशन की बहुत सिंपल थ्योरी है, नो लॉस नो कॉम्पनसेशन। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे को डेटरेंस, सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट करने के लिए कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर देती है डिस्पाइट देयर बीइंग नो लॉसेस, और कोई रेयर केस होते हैं। बट इफ यू आस्क लीगली क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो डेटरेंट थ्योरी होती है जो कि सिविल लॉज में कभी कभी अप्लाई की जाती है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़े। ये समझ में आ गया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, बोलना क्या है। ठीक है, सो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है मेंस के अंदर, उसी तरीके से आपको इसको आंसर करना पड़ेगा। लैंग्वेज उसको बहुत सोच के लिखनी है आपको, ये नहीं जब मन आया तो एग्रीमेंट लिख दिया, जब मन आया तो कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि एग्रीमेंट लिखना चाहिए यहाँ पे या कॉन्ट्रैक्ट लिखना चाहिए, क्योंकि दो लोग सिर्फ एग्रीमेंट करते हैं।
आपको कहा गया कि डिसाइड करो वेदर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, फिर आप करोगे कि यस फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड एंड देयरफॉर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, बाइंडिंग रिलेशन बिटवीन देम। कॉन्ट्रैक्ट कैन वी से, अच्छा चलो छोड़ो उसको, हु क्रिएट्स द लॉ, लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर, ईदर द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा या स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट लॉज बनाती है, जो सो बेसिकली यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, पता है ना ये तो 7th शेड्यूल में है ना। तो उसमें क्या है, जो यूनियन लिस्ट है या कॉन्करेंट लिस्ट है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी, और जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स होते हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। पॉइंट ये है कि लेजिस्लेचर ही है जो लॉ बनाता है ना। पर आपको पता है हर इंडिविजुअल लॉ भी बना सकता है, मैं भी लॉ बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ लॉ, अ स्पेशल लॉ which is created not by the legislature but by the individuals binding upon themselves। एक ऐसा लॉ, एक ऐसा स्पेशल लॉ जो लेजिस्लेचर नहीं बना रहा, जो इंडिविजुअल्स अपने लिए खुद बना रहे हैं। Normally the law is always created by the legislature, but Contract Act gives the power to each and every individual to create their own law, customized law as per their need। अभी पढ़ा हमने सेक्शन 2H, क्या बोलता है? An agreement which is enforceable by law is a contract। देखो क्या लिखा है 2H, agreement which is enforceable by law is a contract। and enforceable क्या होता है? What is the meaning of enforceable? छोड़ो इसको, सेक्शन 10 छोड़ दो, जनरल मीनिंग की बात करते हैं। एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? एनफोर्स करना क्या मतलब होता है? टू टेक अ लीगल एक्शन, यही मतलब है ना, जिसके ऊपर हम लीगल एक्शन ले सके। एनफोर्स का मतलब है, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब होता है वो जिसको हम लॉ में लीगली एनफोर्स कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम लीगली कोई एक्शन ले सकते हैं, जिसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट में सिर्फ एक ही चीज के लिए जा सकते हो, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ लॉ। कोर्ट तो सिर्फ ब्रीच ऑफ लॉ के केसेस को ही डिस्कस करता है। अगर कोई लॉ का ही ब्रीच नहीं है तो कोर्ट उसके ऊपर ध्यान कैसे देगा? कोर्ट उसको कभी भी नहीं, उसके ऊपर कॉग्निजेंस कभी भी नहीं लेगा। तो देयर हैज टू बी अ ब्रीच ऑफ लॉ। पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनफोर्सेबल होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट लिखा तो है, an agreement which is enforceable is a contract, that means contract is enforceable। मतलब ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? कोर्ट लीगल एक्शन किस पे लेता है? ब्रीच ऑफ लॉ पे, ठीक है ना। एंड क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है ना। ये कहां दिया हुआ लीगल एक्शन लिया जा सकता है? सेक्शन 2H में। अभी तो पढ़ा हमने 2H में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल, मतलब ये कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो भी लीगल एक्शन ले सकते हो। लॉ का ब्रीच है, ब्रीच ऑफ लॉ है तो भी लीगल एक्शन ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लॉ के बराबर होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लॉ बाइंडिंग है हर आदमी पे, वैसे कॉन्ट्रैक्ट भी बाइंडिंग है उन लोगों पे जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सो कॉन्ट्रैक्ट हैज द इफेक्ट ऑफ लॉ। अभी बड़ा हमने सेक्शन 9, कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड पढ़ा ना अभी। तो इट कैन बी इंप्लाइड, इट कैन बी बाय कंडक्ट। इंप्लाइड मतलब क्या? कंडक्ट से हो सकता है। वही पेट्रोल वाला एग्जांपल जो दिया मैंने, या बस वाला एग्जांपल दिया मैंने। बस स्टॉप पे बस रुकी, बोर्ड करा, अब वहां तो सब कुछ इंप्लाइड हो रहा है। हमने बोर्ड करी, उस पैसे पकड़ा है, उसने टिकट दे दी, ना तो मैंने पूछा कहां छोड़ोगे, ना उसने पूछा कहां उतरोगे। वो अलग चीज है। अब कॉन्ट्रैक्ट करा, अभी इस पॉइंट पे आएंगे
जब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का फ्यूचर क्या है, जो आप बोल रहे हो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, 56 पैरा नंबर 2 लग जाता है वहां पे, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी आते हैं उसके ऊपर, नहीं तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा था कॉन्ट्रैक्ट कब बाइंडिंग इफेक्ट होता है, वो लॉ के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2H में ऐसा लिखा है कि वो एनफोर्सेबल है। अगर मैंने आपने कोई आज एग्रीमेंट किया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बराबर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, लेट्स सपोज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, कहां लिखा करना पड़ेगा परफॉर्म? हाँ, हमारे एग्रीमेंट में लिखा है कि हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप ये पेन खरीदोगे, आपने कहा खरीदूंगा, बस इतनी बात हुई। अब जिस दिन खरीदना था, मतलब जिस दिन डिलीवरी थी और जिस दिन पैसे मिलने थे, मैंने आपको पेन ही नहीं दिया, आप इसलिए पैसे नहीं दिए, आपने केस फाइल कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ये कहां लिखा है कि परफॉर्म करना पड़ेगा? हमने तो क्या बोला कि मैं आपको पेन दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, पर ये कहां लिखा है कि परफॉर्म करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये नहीं लिखा परफॉर्म करना पड़ेगा तो लीगल एक्शन कैसे ले लोगे? सेक्शन 37 of the Indian Contract Act says parties must perform or offer to perform their part of contract. जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों पार्टीज को अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, बाइंडिंग है ये, तभी तो लॉ है ये। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो डिस्कस है व्हाई कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ, देयर आर टू प्रूफ बिहाइंड इट। कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ, देयर आर टू प्रूफ्स बिहाइंड इट। सबसे पहला 2H which says it is enforceable, and enforceable सिर्फ एक ही चीज होती है दुनिया में, and that is law। कॉन्ट्रैक्ट भी enforceable है, इसका मतलब वो भी लॉ है। एंड दूसरा, ये बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर। जैसे लॉ बाइंडिंग होता है, ए ने बी का मर्डर करा तो उसको सजा मिलेगी, बाइंडिंग है ना। ऐसी ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, परफॉर्म करना पड़ेगा, बाइंडिंग है। सेक्शन 37 सेज सी द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट, लैंग्वेज देखो, मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। मस्ट परफॉर्म, करना पड़ेगा भाई परफॉर्म। दैट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट। और दुनिया में एक ही चीज बाइंडिंग होती है, लॉ। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ, बट इट इज अ स्पेशल लॉ। Normally the law is always created by the legislature, but here the law is not created by the legislature. Law is actually created by the parties. इसको हम ये बोल सकते हैं, this is an example of delegated legislation। आप लोगों ने कभी delegated legislation के बारे में सुना है? नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब पढ़ोगे कॉलेज में तब, या पढ़ा होगा तब, आपने कभी शायद पढ़ा होगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है? जहां पे कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना है। किस लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। सपोजिटली न्यूक्लियर साइंस के ऊपर कोई लॉ बनाना है, मे बी जो वहां पे एमपीज बैठे हैं उनको नहीं पता है कि कैसे इसके ऊपर क्या लॉ बनना चाहिए। अब उसके लिए उस काम को डेलीगेट करना पड़ेगा किसी एक ऐसी एजेंसी को जो उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड हो, राइट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बनाएंगे तो वही, पर वो किसी और से करवाएंगे वो काम, फिर वो खुद पास करेंगे उसको पार्लियामेंट में। दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये भी तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेजिस्लेचर ने बनाया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा कि पार्टीज अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाए, मतलब एग्रीमेंट बनाए। हम एक जुडिशरी, एक ऑर्गन बना रहे हैं, उनको ये पावर दे रहे हैं कि अगर उनके बीच में जो एग्रीमेंट बना वो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब अपने आप लॉ बनाओ, हमें मत दिखाओ, हमसे कोई अप्रूवल मत लो, आप अपना लॉ बनाओ, परफॉर्म करो। कोई गड़बड़ कर रहा है, कोर्ट में चले जाओ। So this is an example. In fact, this is a perfect example of delegated legislation, which is delegated to the entire, to all the citizens of India. Not only citizens of India, but the legal entities also. Companies भी तो करते हैं, separate legal entities. बात आ गई समझ में? अच्छा, ये substantive law है
या प्रोसीजरल लॉ। मैंने आपको बताया डिफरेंस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉस। लॉ दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? सब्सटेंटिव, दूसरा प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है? जहां पे राइट्स दे रखी होती हैं और रेमेडीज दे रखी होती हैं। क्या राइट है, क्या रेमेडी है। अगर राइट की वायलेशन करी तो रेमेडी क्या मिलेगी? दोनों चीजें सब्सटेंटिव लॉ में मेंशन होती है। सो इन एवरी सब्सटेंटिव लॉ देयर आर टू थिंग्स, राइट्स एंड रेमेडीज। प्रोसीजरल लॉ में क्या होता है? प्रोसेस। सपोजली ए के पास एक राइट थी, बी ने उसकी वायलेशन कर दी, तो ए गेट्स अ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट बी, है ना। अब उसको क्या चाहिए? रेमेडी। कॉज ऑफ एक्शन से रेमेडी तक पहुंचे कैसे? कॉज ऑफ एक्शन से रेमेडी तक पहुंचे कैसे? ये प्रोसेस कहां दे रखा है? प्रोसीजरल लॉ में, मे बी सीपीसी और सीआरपीसी और व्हाटएवर। समझ में आया? पर ये राइट कहां दे रखी है और ये रेमेडी कहां दे रखी है? सब्सटेंटिव लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? सब्सटेंटिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ? प्रोसेस तो नहीं दिया हुआ, रेमेडी दे रखी है कि अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो कॉम्पनसेशन, सेक्शन 73, 74, 75 में दे रखे हैं कॉम्पनसेशन के रूल्स, कि आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। राइट्स क्या है? राइट्स क्या होती हैं? राइट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? मेरी बात समझो, इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये सब्सटेंटिव लॉ की दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि उसके अंदर दो चीजें होनी बड़ी जरूरी हैं, राइट्स एंड रेमेडीज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेमेडीज तो दे रखी हैं, मेरे और आपके बीच में क्या राइट्स हैं वो कौन डिसाइड करेगा? वो तो हम लोग करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द राइट्स, इट ओनली प्रोवाइड्स फॉर रेमेडीज, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंटिव लॉ। ये प्योर सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, इट्स अ स्पेशल सब्सटेंटिव लॉ। देखो क्या करा लेजिस्लेचर ने। लेजिस्लेचर ने, ध्यान से सुनो इसको, तो छोड़ो उसको, पहले सुनो। लेजिस्लेचर ने हर आदमी को राइट दे दी कि भाई देख ऐसा है, तू अपने लिए जो तेरे को अच्छा लगे वैसा अपने आप लॉ बना ले, जिसके साथ बनाना है उसके साथ बैठ के बना ले, पर तेरे को ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट? भाई तेरे को अनलॉफुल काम नहीं करना, तेरे को कंसिडरेशन रखनी है उसके अंदर, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है। देन कहीं पे वो चीज पहले से वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा काम मत करिए जो चीज पहले से जीरो है, वॉइड है। मतलब एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि ये फॉलो करो, ये रूल्स फॉलो करो, और फिर आप अपने पसंद की राइट्स, लीगल राइट्स क्रिएट कर लो। मतलब राइट्स पार्टीज खुद बना रही हैं, पर राइट्स किस फॉर्मेट में बनानी है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख दिया। राइट्स नहीं लिखी, पर राइट्स बनाने की पावर दे दी, एंड देयरफॉर इसलिए बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट is not a pure substantive law, it is a special form of a substantive law, wherein the rights directly are not mentioned, that is actually created by the parties, but parties are creating it because the legislature has given them the power to create that, to create those rights. समझ में आ गया? ठीक है, तो इसलिए स्पेशल सब्सटेंटिव लॉ, राइट। बाय क्रिएटिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाय क्रिएटिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेजिस्लेचर ने अपनी सिरदर्दी खत्म कर दी। कैसे? लॉ बनाने का काम किसका है? तो लेजिस्लेचर का है, पर लॉ लेजिस्लेचर ने कहा यार हम तो परेशान हो जाएंगे लॉ बनाते बनाते, एक काम करते हैं लोगों को ये राइट्स दे देते हैं, अपने आप बनाते रहे वो अपने, जब कभी कोई डिस्प्यूट होगा तब देख लेंगे। भाई सपोजली 1000 कॉन्ट्रैक्ट बने, एग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट की शेप ली, मे बी 1000 एग्रीमेंट्स है, कोर्ट में कितने जाएंगे? 1, 2, 5, 10, 20, 50, सब तो नहीं जाएंगे ना, सब तो सब परफॉर्म हो जाएंगे, या कुछ ऐसे होंगे परफॉर्म नहीं भी हो रहे तब भी कोर्ट में नहीं जा रहे, काम तो कम हो गया ना। आज मुझे पेट्रोल भरवाना अपनी गाड़ी में, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होता
तो उस सिचुएशन को इमेजिन करो, सपोज ये लॉ नहीं है, मुझे आज गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, अब मैं क्या करूँगा? पहले मैं जाऊँगा पार्लियामेंट, उन्होंने सर जल्दी से लॉ बनाओ, क्यों? पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में, पेट्रोल डलवाना है, वो लॉ बनाएंगे। आज इंस्टीट्यूट ओपन करना है, रूल्स बनाओ, सर कितनी फीस होनी चाहिए, ये इतनी फीस होगी, ये डिलीवरेबल्स होंगे, कल फीस चेंज करनी है, डिलीवरेबल्स चेंज करने हैं, फिर से जाओ पार्लियामेंट के पास, सर फिर से लॉ चेंज करो, अमेंडमेंट करो। कि यही करते रहेंगे क्या? 150 करोड़ लोग हैं, पता नहीं दुनिया भर की लीगल एंटिटीज हैं, किस किस के लिए लॉ बनाएंगे? Practically that is not possible, and that is why the legislature has given this power to create their own law as per their own choice to all the individuals. बनाओ भाई अपने लॉ, खुद बनाओ, and that is having the binding force, that is enforceable by law. Section 2H and Section 37 अभी हमने पढ़ा, binding upon the parties. बस इतना ध्यान रखना है, जो हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। इनकॉम्पिटेंट लोगों के साथ एग्रीमेंट नहीं बना सकते, अनलॉफुल काम नहीं कर सकते, कंसिडरेशन होनी जरूरी है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जो हम ये बता रहे हैं इन रूल्स को फॉलो करते रहो और अपने आप रूल्स, अपने आप लॉ बना लो, बस। तो बेसिकली एक तरीके से समझो, गाइडलाइंस बता दी, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है हमें लॉ बनाते टाइम, बनाना खुद है हमें। समझ गए? रीजन समझ में आ गया ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता इन सिचुएशंस को डील करना। डे टू डे, एवरी इंडिविजुअल एंटर्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स, जो हम कभी पता भी नहीं हमें, अच्छा ये भी एग्रीमेंट है। अब सोचोगे ना आराम से, शांति से, अब आपको समझ में आएगा कि पूरे दिन मैं कितने सारे एग्रीमेंट करके बैठा हूं यहां पे, सुबह उठने से लेकर के शाम रात सोने तक, हम पता नहीं कितने सारे एग्रीमेंट्स कितने लोगों के साथ करते हैं। बस ये लगता है कि यार राइटिंग में नहीं कर रहे तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं। अभी पढ़ा हमने सेक्शन 9, इट कैन बी इम्प्लाइड। ठीक है, ओके। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, यहां से सारी स्टोरी स्टार्ट हुई। 1872 से पहले क्या लॉ था? ये भी तो ब्रिटिशर्स का ही है, ये तो पहले से 1872 में। आज़ादी कब मिली? फिर देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट रूल्स। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही पहला ही लॉ है, मतलब इससे पहले कोई लॉ नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हुआ करते होंगे। ऑब्वियसली दुनिया चल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट्स तो हुआ ही करते थे। तो अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता था तो कैसे वो डिस्प्यूट डिसाइड होता था? बड़ा सिंपल है। अगर दो हिंदू के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना तो हिंदू का पर्सनल लॉ, उसके कस्टम्स, उसके रिचुअल्स क्या बोलते हैं, वो रूल्स अप्लाई करते थे। दो मुस्लिम्स के बीच में डिस्प्यूट होता था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई करते थे। ठीक है, अब अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो कौन सा लॉ लगेगा? नहीं, वो तो बाद में बनाना। What I'm saying is, ICA कब आया? 1872 में। अब तो ICA लगना है, पर इससे पहले लॉ क्या था? पर्सनल लॉ। दो हिंदूज तो हिंदू पर्सनल लॉ, दो मुस्लिम्स तो मुस्लिम पर्सनल लॉ। पर दिक्कत थी, अगर हिंदू और मुस्लिम में डिस्प्यूट है तो कौन सा पर्सनल लॉ लगेगा? कौन सा लगना चाहिए? कॉमन सेंस यूज करो अपनी। इतना मुश्किल नहीं है। यस, जो डिफेंडेंट है उसका, मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा हूं तो आपका जो पर्सनल लॉ है, आप अगर हिंदू हो तो हिंदू पर्सनल लॉ, आप अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ विल अप्लाई। डिफेंडेंट्स पर्सनल लॉ। समझ में आ गया? फिर जब पहले से लॉ था ना, मतलब, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या जरूरत पड़ेगी? बताओ। करेक्ट भाई, क्यों लगेगा भाई डिफेंडेंट का लॉ? प्लेंटिफ का मेरा लगाओ, प्लस
पर्सनल लॉ अनकोडिफाइड होते हैं, पता कोई ना कहां लिखा है, कुछ हर चीज कोई ना लिखी हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट कोई ना है। हर जज अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगा। देयर विल नेवर बी कंसिस्टेंसी, देयर विल नेवर बी सर्टेनिटी इन द लॉ, हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस आएंगे। एक जज उस सिचुएशन को अलग तरीके से डील करेगा, उसी सिचुएशन को दूसरा जज अलग तरीके से डील करेगा, एंड देयरफॉर बार बार इनकंसिस्टेंसी क्रिएट रहेगी, और इनकंसिस्टेंसी इन लॉ इज नॉट गुड फॉर द लॉ, दैट इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर द सोसाइटी। लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है लॉ पे से। इसलिए जरूरी था कि कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट किया जाए, कोडिफाइड लॉ लाया जाए जो कि इन सभी डिस्प्यूट्स को डील कर सके। मोर ओवर उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर हमें लगातार कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इतनी जल्दी जल्दी बढ़नी शुरू हो गई थी उन दिनों, जिसके लिए जरूरी था कि एक प्रॉपर लॉ होना जो कि इन बढ़ती हुई इस इंक्रीजिंग कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को डील कर सके विद प्रॉपर सर्टेनिटी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना पड़ा। समझिए पहले क्या लॉ था, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सपोज, चलो एक काम इसमें डिस्कस करेंगे अब हम, जो अभी हम बात कर रहे थे फ्यूचर ऑफ एग्रीमेंट, जो अभी आप क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, फ्यूचर ऑफ एग्रीमेंट। अगेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज ए और बी के बीच में प्रपोजल एक्सेप्टेंस हुआ, तो समझ में आ गया, और प्रपोजल बना प्रॉमिस, और उस ट्रांजैक्शन को बोल देंगे एग्रीमेंट। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल बन गया हमारा प्रॉमिस, ट्रांजैक्शन को बोल दिया हमने एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का फ्यूचर क्या है, ये एग्रीमेंट है कैसा, मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें। अब ये सारा समझते हैं एक एक करके। द एग्रीमेंट कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, इट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, अभी हमने पढ़ा 3 रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या, एनफोर्सेबल होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही हैं, ये एग्रीमेंट ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। दिस कैन बी द फर्स्ट थिंग। सेकंड, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट तो किया, प्रपोजल एक्सेप्टेंस हुआ, लेकिन एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों वॉइड है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं उसके पीछे। मे बी कंसिडरेशन ही नहीं है, मे बी पार्टीज इनकॉम्पिटेंट थी, माइनर थी, वन ऑफ द पार्टी वॉज माइनर, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, ठीक है। सो देयर कैन बी द एग्रीमेंट कैन बी अ वॉइड एग्रीमेंट, राइट। थर्ड, क्या पता वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल, वॉइड और वॉइडेबल में क्या फर्क होता है। वॉइड का क्या मतलब होता है, विच इज वॉइड एब इनिशियो, एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से, जो स्टार्टिंग से ही खत्म है, जीरो है, दैट इज वॉइड, है ना। वॉइडेबल क्या होता है, विच इज वैलिड at the instance of the party, one of the party can enforce the contract, that particular contract, but the other party cannot enforce. अभी हमने पढ़ा था ना, एग्रीमेंट जो enforceable होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एनफोर्स कौन करेगा, दोनों में से कोई भी पार्टी। मैंने और आपने कोई एग्रीमेंट किया जो कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर मैंने ब्रीच किया तो आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जाओगे, आपने ब्रीच करा तो मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा। मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दोनों पार्टीज एनफोर्स करा सकती हैं, पर जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ एक ही पार्टी एनफोर्स करा सकती है, दूसरी पार्टी नहीं करा सकती। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने कहा क्या ये मेरा पेन आप 1 लाख रुपए में खरीदोगे? आपने मना करा। मैंने गन निकाल ली, मैंने कहा बताओ खरीदोगे नहीं खरीदोगे? अब आपने हाँ बोला, डर की वजह से, फियर की वजह से। दिस इज अ केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे मैं हूं रॉन्ग डूअर, मैंने गलत तरीके से आपकी कंसेंट ली है, और आप हो एग्रीड पार्टी या विक्टिम। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में विक्टिम रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, मतलब एग्रीड पार्टी रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट एनफोर्स करा सकती है। कल आपने क्या करा, आप कल 1 लाख रुपए लेकर के आ गए, ठीक है, कह वो पेन दो, आपने कहा था ना पेन दोगे आप, लो 1 लाख रुपए। मैंने कहा मैं तो नहीं देता, जबकि वो पेन की नेट वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन अब आप 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो चुके हो। आपको कुछ लगा कि यार इसमें कुछ स्पेशल कुछ चीज है जो कि आपके लिए वर्थ है, ठीक है, क्यों वो छोड़ो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। नाउ यू आर रेडी टू बाय दिस पेन फॉर 1 लाख रुपीज, जिसके लिए हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, पर क्योंकि ये क्या था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब मैंने वो पेन देने से आपको मना कर दिया, मैं नहीं देता भाई अब, जबकि मैंने ही आपकी कंसेंट गलत तरीके से ली थी। रॉन्ग डूअर इज नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द एग्रीड पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जाओगे, इस कहोगे कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे इंस्टांस में वॉइडेबल, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि इसको एनफोर्स किया जाए, आप कोर्ट में इसको एनफोर्स करो, मुझे कॉम्पनसेशन दिलवाओ। समझ में आया? तो कॉम्पनसेशन होगा नहीं होगा बात की चीज है, पॉइंट ये कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है एट द इंस्टांस ऑफ एग्रीड पार्टी, वन पार्टी। वन पार्टी वो कौन है? एग्रीड पार्टी, जिसकी कंसेंट गलत तरीके से ली गई है। आप अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप 1 लाख रुपए नहीं दे रहे बाद में, आपने कहा मैं नहीं देती, अब आपका फियर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल एट द इंस्टांस ऑफ वन पार्टी। एग्रीड पार्टी रॉन्ग डूअर कैन नॉट एनफोर्स, पर एग्रीड पार्टी कैन एनफोर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, ये जो एग्रीमेंट है अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आगे जाकर के क्या होगा बताओ? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहा, या फिर हो सकता है ये बन जाए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ध्यान से देखो, लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, ये वर्ड बिकम्स इंपॉर्टेंट है यहां पे, बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट जो आगे जाकर के वॉइड हो गया। क्यों? वेदर चेंज हो गया, क्या बोल रहे थे, इम्पॉसिबल हो गया। सपोज मैंने कहा मैं आपको 1 लाख पेन दूंगा, बदले में आप मुझे 10 लाख रुपए देना। ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस मैं आपको नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? मैंने रेडी कर लिया था सब कुछ, पर अर्थक्वेक आया और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब मैं आपको नहीं दे सकता वो पेन, आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था अब क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ऐसी इम्पॉसिबिलिटी जो ना मेरे कंट्रोल में थी ना आपके कंट्रोल में थी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो गया। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था पर आगे जाकर के वॉइडेबल हो गया, मतलब एक पार्टी के इंस्टांस पे अब परफॉर्म होगा। पर पहले क्या था, पहले दोनों पार्टीज उसको परफॉर्म कर पा रही थी, अब एक ही परफॉर्म करा सकती है। ये दे रखा है, लिख दूं 39, 53, 55, 3 सेक्शंस है सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के। इसको बोलते हैं देखो, एक तो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये वाला एग्रीमेंट, जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना, इसको बोलते हैं इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पहले से वॉइडेबल है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बना फिर वॉइडेबल हो गया, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है सेक्शन 1919A के अंदर।
1919 ए में, जबकि सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है 39, 53, 55 के अंदर। ठीक, हो गया, ओके। अब ये कब होता है, देखो ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, जो कि एग्रीमेंट वैलिड था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑन दिस डेट समथिंग हैपन, जिसकी वजह से 39, 53 या 55 में से कोई एक सेक्शन लगा और ये एक एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट था अभी, अब वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। ठीक है, मतलब पहले दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग था, अब वो सिर्फ एक ही पार्टी पे बाइंडिंग है। पहले दोनों पार्टीज इन्फोर्स करा सकती थी, अगर किसी ने भी ब्रीच करा ऑपोजिट पार्टी इन्फोर्स करा सकती, अब एक ही पार्टी इन्फोर्स करा पाएगी। एग्जाम्पल दूँ उसका, देखो मैंने कहा क्या आप मेरा ये मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, क्या आप मेरा मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, मे बी 50,000 में। ठीक है, आपने कहा हाँ खरीदेंगे, तो एग्रीमेंट प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट बना, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग अपॉन बोथ द पार्टीज। ऑन दिस पर्टिकुलर डे, मतलब परफॉर्मेंस करनी है इस दिन, सपोज दिस इज द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस दिन मैं आपको मोबाइल दे दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना। ठीक है, सो ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑफ परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस होने वाली है, मतलब पैसे एक्सचेंज होंगे, पैसे और मोबाइल एक्सचेंज होगा। पर उससे पहले ही इस दिन मैंने आपको कहा डोंट वेट फॉर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, आई विल नॉट बी गिविंग यू द मोबाइल फोन। मैं आपको मोबाइल नहीं देने वाला, अब मत वेट करना, मैं तो किसी और को दे रहा हूं। मतलब मैंने स्पेसिफिक एक्सप्रेसली डिनाई कर दिया परफॉर्मेंस करने के लिए, जबकि आज वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस आई नहीं है, पर मैंने आज ही डिनाई कर दिया। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में एक बन गया कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको यहीं की यहीं एंड कर दो और कॉम्पनसेशन क्लेम कर लो, या फिर वेट करो ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो क्या वॉइडेबल में क्या होता है, ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन है, या तो कंटिन्यू करो वेट करो, या तो वहीं पे एंड कर दो। एंड करो कॉम्पनसेशन मांग लो। समझ गए, क्या पता आज बोल तो दिया, गुस्से में बोल दिया, मे भी हो सकता फिर भी ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस दे दूं, पर अब पॉसिबिलिटी बहुत कम रह गई है। समझ में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 39 के अंदर ये हमें कॉन्सेप्ट मिलेगा, जब फाउंडेशन क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसको बहुत डिटेल में। यहां तक समझ में आ गया ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब वॉइड एग्रीमेंट्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, ये इसका फ्यूचर नहीं है, ये टाइप्स हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर तो ये होता है, मेरी बात आपको समझ, एग्रीमेंट का फ्यूचर ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर ये होता है। वॉइड एग्रीमेंट के टाइप्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा एरो चेंज कर दिया यहां पे। वॉइड एग्रीमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है न्यू इट टू बी वॉइड, दूसरा होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। न्यू इट टू बी वॉइड, पता था गलत कर रहे हैं काम, फिर भी किया, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट विच इज न्यू इट टू बी वॉइड। दूसरा, हमने आज कुछ किया, एग्रीमेंट किया, हमें नहीं पता था ये गलत है, हमने कर लिया, बाद में पता चला रहे हमने तो गलत काम कर लिया, दैट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। फर्क आ गया समझ में? एक एग्जांपल देता हूं, कल येस्टरडे एक लॉ आया था जिसने मोबाइल फोन को, सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स को, यूज्ड मोबाइल फोन को सेल करने से बैन कर दिया। कि ऐसी हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सेकेंड हैंड मोबाइल फोन मतलब यूज मोबाइल फोन, ना ही तो कोई सेल करेगा ना ही उसको परचेज करेगा। ये कल लॉ आया, बट हमें नहीं पता। आज मैंने आपको कहा क्या मेरा मोबाइल फोन आप खरीदोगे, यूज मोबाइल है, आपने हाँ बोल दी, हमने एग्रीमेंट कर लिया, ना तो आपको उस लॉ का पता ना मुझे उस लॉ का पता। ठीक है, अब ये क्या है,
है तो वॉयलेशन ऑफ लॉ ना, लॉ की वॉयलेशन कर रहे हैं ना ये, तो है तो वॉइड एग्रीमेंट। परफॉर्म तो नहीं कर सकते, ना मैं परफॉर्म कर सकता ना आप इसको परफॉर्म कर सकते, करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, और तो दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। पर कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, न्यूड टू बी वॉइड या डिस्कवर टू बी वॉइड? न्यूड टू बी वॉइड तब होता है जब पता हो करके भी, ये लॉ का पता होते हुए भी हम ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये क्या बनेगा, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। जो हमें अब मे बी 6 दिन बाद पता चला, रहे यार ये हमने तो गलत कर लिया, वो लॉ आ गया था, वो तो बैन कर चुका है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्कवर टू बी वॉइड। है तो जीरो, बट दोनों में किस में फॉल कर रहा है, इससे फर्क पड़ता है। अब फर्क क्या पड़ता है, बहुत छोटा सा फर्क है, ध्यान से सुनो उसको। अगर ऐसा समझो, उसी मोबाइल में हुआ ये, मैंने आपको चार्जर दे दिया था, हमने जो एग्रीमेंट किया ना, मैंने अपने मोबाइल का चार्जर दे दिया, आपने वो 50,000 में से 5,000 रुपीज एडवांस दे दिया मेरे को, बाकी परफॉर्म हमें बाद में करना, ठीक है। मेरे पास आपके 5,000 रुपए, आपके पास मेरा चार्जर है मोबाइल का, है क्या ये वॉइड एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस कोई नहीं कर सकता। अगर ये होता न्यूड टू बी वॉइड, हमें पता होते हुए हमने गलत काम किया, अब मैं ना ही तो आपसे चार्जर वापस ले पाऊंगा, नहीं आप मुझसे 5,000 रुपए वापस ले पाओगे। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लेकिन अगर है डिस्कवर टू बी वॉइड, जो मैं बाद में डिस्कवर करा, लॉ कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, गलती तो है, आपने जो करे गलती तो करी, क्यों, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, गलती तो करी आपने, बट कोई नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको एटलीस्ट आपका चार्जर वापस करा देंगे और आपको आपके पैसे वापस करा देंगे। दिस इज इन केस ऑफ डिस्कवर टू बी वॉइड। पॉइंट इज, न्यूड टू बी वॉइड में रेस्टिट्यूशन नहीं होता, डिस्कवर टू बी वॉइड में रेस्टिट्यूशन होता है, बस इतना सा फर्क है जीरो ही, कॉम्पनसेशन दोनों में से किसी में नहीं होने वाला, ठीक है। और वॉइड एग्रीमेंट है, इसलिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तो क्वेश्चन कभी अराइज ही नहीं होगा, उसको तो परफॉर्म ही नहीं करना, तो ब्रीच किसको करोगे आप, ब्रीच तो कॉन्ट्रैक्ट का होता है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ही, ये तो एग्रीमेंट ही है, वॉइड है, ये आ गया समझ में। एंड लास्टली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो जो कि एनफोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नॉट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फर्दर आगे जाकर के दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, क्या क्या देखो, इसका फ्यूचर क्या है, वॉइडेबल या तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो जाएगा, इसका ये फ्यूचर है। कहीं पर भी आप वॉइडेबल वर्ड पढ़ोगे ना, इसके अंदर ऑप्शन होता है पार्टीज के पास, क्या ऑप्शन है, या तो कंटिन्यू करो या तो एंड कर दो, खत्म कर दो। कंटिन्यू करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और अगर एंड कर दिया तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट जिसको मैं एंड कर चुका हूं, मतलब उसको वॉइड में कन्वर्ट कर चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। समझ गए, मैंने आपके साथ वही एग्रीमेंट किया, क्या ये पेन आप 1 लाख में खरीदोगे, गन पॉइंट पे आपसे कंसेंट ले ली, दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आप एग्रीड पार्टी हैज द ऑप्शन टू कंटिन्यू और टू एंड, आपने कहा मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर, आपका फियर खत्म हो गया, आपने कोर्ट में कहा कि इसको रिसाइन कर दो, खत्म करो इसको, तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। आपने कहा नहीं कोई नहीं परफॉर्म करेंगे, तो क्या बन गया, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके क्या होगा, ये तीनों मैंने यहां पे ऊपर लिखे हुए हैं, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना, तो ये या तो आगे वैलिड ही रहेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड अभी भी हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल भी हो सकता है। समझ में आ गया ये, और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड समझ गए, ये दोनों में सब डिफरेंस आ गया समझ में क्या होता है। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ एग्रीमेंट, समझ में आ गया। तो एग्रीमेंट या तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, या तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और क्यों होगा उसके पीछे लॉजिक्स क्या है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। क्या, अब लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट, क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्यों, राइट right. सी, वॉइड का क्या मतलब होता है और कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, इसको इस तरीके से समझते हैं। वॉइड का क्या मतलब होता है, जीरो फ्रॉम, एबिनिशो बोला था ना, एबिनिशो जीरो, जीरो फ्रॉम
वेरी बिगिनिंग, ऐसी है ना। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? समथिंग विच इज एनफोर्सेबल, जो बाइंडिंग है। वॉइड मतलब जीरो, जो कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जो बाइंडिंग है, एनफोर्सेबल है। ये दोनों टर्म्स तो वैसे भी साथ में नहीं खड़ी हो सकती। कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स नहीं लग रही आपको ये, है ना? वॉइड जो जीरो है, कॉन्ट्रैक्ट वो जो बहुत कुछ है। तो दोनों ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स हो गई। ये तो दोनों कभी हो ही नहीं सकती। मोर ओवर ये शुरू से जीरो है। प्रपोजल दिया, एक्सेप्टेंस हुई, प्रपोजल बना प्रॉमिस, ट्रांजैक्शन को बोलेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होगा, देन कंसिडरेशन होगी, देन इंटेंशन होगी, तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी है ना। जब हम बोल रहे हैं शुरू से जीरो है, तो शुरू में क्या था? एग्रीमेंट था या कॉन्ट्रैक्ट था? पहले क्या था? एग्रीमेंट था या कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में बना। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो है ना कॉन्ट्रैक्ट, बट शुरू से तो एग्रीमेंट है। तो जीरो अगर कुछ होगा तो क्या हो सकता है? सिर्फ एग्रीमेंट। शुरू एब इनिशियो जीरो है ना, वो वॉइड एब इनिशियो, शुरू से जीरो। तो शुरू में था क्या भाई? वो था तो वो एग्रीमेंट। तो इसलिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसी टर्म एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्या होती है टर्म? वॉइड एग्रीमेंट। यही तो लिखा था हमने यहां पे, देखो, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कुछ भी। हां, ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कहां गया ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ये फर्क है। वॉइड एग्रीमेंट मतलब शुरू से जीरो, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो आगे जाकर के वॉइड हुआ है किसी रीजन से। So there's a difference between the terms. At times, many of us get confused between void agreement and void contracts. लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं होता वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। भाई इस टर्म का नाम ही है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कुछ हो ही नहीं सकता, सोचोगे तो इम्पॉसिबल चीज है वो। समझ गए? एंड सिमिलरली जब हम ये पढ़ रहे हैं आगे, ये भी देखो, क्या वॉइडेबल, क्या वॉइडेबल एग्रीमेंट हो सकता है? अगेन इसको डिवाइड करते हैं। वॉइडेबल का क्या मतलब होता है? एनफोर्सेबल एट द इंस्टांस ऑफ वन पार्टी, है ना। वो जो कि एनफोर्सेबल है एक पार्टी के कहने पे। और एग्रीमेंट क्या होता है? जो कि नॉट एनफोर्सेबल है, क्योंकि अगर एनफोर्सेबल होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता। वॉइडेबल विच इज एनफोर्सेबल दो ओनली एट द इंस्टांस ऑफ वन पार्टी, बट एनफोर्सेबल तो है ना। और एग्रीमेंट तो एनफोर्सेबल होता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एनफोर्सेबल। ये कह रहा है एनफोर्सेबल, ये कह रहा है कि एनफोर्सेबल नहीं है, तो दोनों टर्म्स अगेन साथ में नहीं जा सकते। अगर कुछ वॉइडेबल होगा तो क्या हो सकता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड टर्म। वॉइडेबल एग्रीमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल तो होता है, पर वॉइडेबल वॉइडेबल एग्रीमेंट कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल चीज है ये कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये याद रखना है हमें कि ये जो मैंने यहां पे टर्म्स लिखी हैं, कहां गई, जो हम फ्यूचर पढ़ रहे थे, इन टर्म्स का हमें बहुत ध्यान से यूज करना है। कब एग्रीमेंट आएगा, कब कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कब वॉइडेबल आएगा, कब वॉइड आएगा। ठीक है, फ्यूचर क्या होता है, कैसे एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड अगले लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शंस फटाफट से देख लेंगे। जो इंट्रोडक्शन था, जो कॉन्सेप्ट्स थी, जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है तो बहुत सारी चीज़ें और, पर आपको ये समझ में आ गया एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। ठीक है, देन अब अगले लेक्चर से हम फटाफट से सारे सेक्शंस रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।